हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का और अभी से इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है आईएएस का, जो 2022 में हुआ है और उसका जो फर्स्ट जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स में। अब ये लास्ट इस जो पेपर है उसका लास्ट ये सेशन वीडियो सेशन होगा। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे इसको। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है इसको। अब चलिए इसको आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। तो चलिए जो 76 नंबर का क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरू करते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी का यहाँ पर नाम आया है। ये करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है जो प्रीलिम्स का सिलेबस, उससे ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं। या फिर जो अगर मेंस में हम लोग जाएँ तो मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है उसमें उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें इट इज़ ए कमिटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। तो इसमें बोला गया था कि ये जो कमेटी है जो न्यूज़ में थी वो क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है और क्या इसके सुपरविजन के अंदर काम करती है, ये पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सितंबर एवरी ईयर। तीसरा क्या पूछा है, इट एसेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो देखिए यूएन की ये कमेटी है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें कोई भी कमेटी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में है तो ये पता करना है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर स्थापित की गई है। जैसे कि रैट्स, आरएटीएस का नाम सुना होगा आपने। आरएटीएस किसके अंदर है, तो ये हमारे जो एससीओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक कमेटी एक फ्रेमवर्क है जो सेटअप किया गया है, एक बॉडी बोल सकते हैं उसको। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी बॉडी किस चीज़ के अंदर सेटअप की गई है, किस फ्रेमवर्क के अंदर सेटअप की गई है, किस एग्रीमेंट के तहत सेटअप की गई है, किन कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट है या फिर किस ग्रुपिंग का एग्रीमेंट है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसके मीटिंग के बारे में पूछा गया है कि कब कब इसकी मीटिंग होती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कब उसकी मीटिंग होती है। जैसे कि अक्सर आपने एफएटीएफ का नाम सुना होगा, तो ध्यान रखिए कि कब हो रही है वो मीटिंग। जनरल असेंबली की भी मीटिंग होती है, सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कब हो रही है वो मीटिंग, ताकि आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें बोला गया है कि ये जो क्रेडेंशियल जो जितने भी मेंबर्स के जो यूएन मेंबर्स के जो क्रेडेंशियल्स है वो उसका मूल्यांकन करती है बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो क्या ऐसा सही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या काम करती है, जो कि सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो हमें पूछना चाहिए कि वो पहले तो काम क्या करती है ये बताओ। तो इससे हम इसको समझ सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड। अब देखिए मैंने पहले भी बोला आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड आए जो बिल्कुल यूनिक लगे तो आप उसको ध्यान से उसको स्टडी कीजिए। जैसे यहाँ पर पोलर कोड के बारे में पूछ लिया गया। अब ये क्या है, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। दूसरा है इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। Third, it is a set of norms to be followed by countries which scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole. Fourth, it is a trade and security agreement of the member countries of the आर्कटिक काउंसिल। तो आप इसको देख के आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते ऑप्शंस को देख के कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पोलर कोड को लेके कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस वर्ड से क्या पता चलेगा। तो जब भी कोई स्पेसिफिक टर्म आए तो उसके बारे में खास करके ये जानिए कि वो किस चीज़ के बारे में है, उसके कौन मेंबर्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है और आगे भी बोलता रहूँगा इसी तरह से जब तक ये बातें आपके दिमाग में न बैठ जाए। तो इसको पोलर कोड जो है वो नेशनल जो करंट अफेयर होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर होते हैं जो कि प्रीलिम्स में लिखा हुआ है पहले ही लाइन में, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साथ साथ जो बायलैटरल रीजनल या फिर ग्लोबल ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स होती हैं जिसमें इंडिया हो या ना हो उसके इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हों, तो उस सेक्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो 78 नंबर क्वेश्चन है वो यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली से लेके है। अभी यूएन का एक पहले भी अभी 1-2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया कि उसकी एक बॉडी न्यूज़ में थी, उसको लेके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए यहाँ यूएन जैसे जनरल असेंबली का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बात आया था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि यूएन की कोई भी मीटिंग है या फिर कोई भी ग्रुपिंग है या फिर कोई भी उसकी बॉडी है या फिर कोई कमेटी है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया गया है कि द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। तीसरा है परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। अब देखिए इसमें यूएन जनरल असेंबली को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात की जा रही है। हर तीनों स्टेटमेंट में आप देख लीजिए, उसमें सिर्फ प्रोविजंस की बात हो रही है कि क्या ऐसा कानून है कि जनरल असेंबली जो है वो किसी को भी नॉन मेंबर स्टेट को भी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे सकती है। दूसरा है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो ऑब्जर्वर स्टेटस सीख कर सकती है यूएन जनरल असेंबली से। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो स्टैटिक पार्ट है इसका, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, अगर आपको किसी बुक में ऐसा मिले तो उसको ध्यान रखिए। और करंट अफेयर मटेरियल में अगर ऐसा कुछ आए तो आपको बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सिर्फ पढ़ना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा इसको लेकर अगर आ गया तो वो हमारा मकसद होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा मकसद होना चाहिए समझना चीज़ों को। चलिए 79 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो टी बोर्ड को लेकर सवाल पूछा गया है। पहला जो सवाल है वो ये है, द टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको हम लोग रिलेट करेंगे सबसे पहले, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये हमारे सिलेबस में है ना, जीएस पेपर 2 में आप जाइएगा उसमें मिल जाएगा। तो उसको देखिए, टी बोर्ड को लेकर सवाल पूछा है। अभी कुछ समय पिछले लेक्चर में उन्होंने पूछा था क्या कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम बताइए, कौन कौन है इसमें से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो हमें दिमाग में धीरे धीरे अपने आप को समझाना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है क्या, टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा है कि क्या टी बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है, अटैच्ड है। तीसरा है कि टी बोर्ड्स का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में स्थापित है। चौथा है द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। तो ये आपको करंट अफेयर मटेरियल से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। करंट अफेयर मटेरियल में अगर टी बोर्ड अगर न्यूज़ में आया होगा तो उसमें इन चीज़ों को उन्होंने कवर किया होगा, जिससे हम इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर कुछ आंसर करंट अफेयर मटेरियल में नहीं भी कवर होंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमें वो आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। फिर से टर्म आया है, मैंने बोला ना फिर से टर्म आया है और मैं फिर बोलूँगा कि आपको ध्यान देना है। तो पहला इसका ऑप्शन है कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। द सेकेंड इज नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल environmental costs in the annual financial statements of a country. The third one is ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development. The fourth option is making mandatory provisions for environmental costs in a government project या program. तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख के ये मतलब हम लोग को पता लगाना है कि आखिर ये इस ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए कि आखिर ये किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द सेकेंड इज लो क्लाउड्स हैव ए हाई absorption of infrared radiation emanating from the earth surface and thus cause warming effect। तो इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट्स को देखें तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी इसने अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे सकता है। तो हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ज्योग्राफी जो होती है वो ऐसा सब्जेक्ट है वो समझने की चीज़ है। आप समझ जाइएगा तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप आसानी से उसका आंसर दे पाइएगा, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो या फिर मेंस में भी ऑप्शनल कहीं क्यों ना हो। थोड़ा सा उसको समझ की ज़रूरत है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप उसको आंसर अच्छे से कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, ये कौन से सेक्शन से है सिलेबस में तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको
प्रीलिम्स में अगर देखिएगा तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और अगर मेंस में आ जाए तो मेंस में जो पेपर 1 है उसी में आपको ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें एक सिलेबस है का पार्ट है, वो आपको कवर करना होगा। इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ देता हूँ ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ इंडिया एंड साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। और तो सबसे लास्ट है कि इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, geographical features and their location changes in the critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। तो इस ये जो सिलेबस पूरा मैंने पढ़ा वो ज्योग्राफी का है। तो चूंकि मैं अभी सिलेबस पढ़ने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए नहीं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। बस आप एक बार इसको ध्यान में रखिएगा। कभी हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीड़ी बीड़ी इज लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। सेकेंड इज सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वार लिव इन बीड़ी बीड़ी। थर्ड वन इज सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वार इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो करंट अफेयर से पूर्णतः नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर प्रीलिम्स के हिसाब से उससे ये पूछे गए हैं। अब पूछा क्या गया है कि एक जो रिफ्यूजी सेटलमेंट है उसको लेके क्वेश्चन बनाया गया है। हम लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग को अक्सर ये क्या करते हैं कि कहाँ पे ये रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इशू है, ये जान के भूल जाते हैं। बस उतना ही हम लोग मतलब रखते हैं। लेकिन अब आगे से हम लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नाम है वो पर्टिकुलर दिया गया है, बीड़ी बीड़ी जो नाम है उसका यूज़ किया गया है और किस रीजन में पड़ता है वो ये पूछा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में पूछ है या फिर कहाँ है। साथ साथ हम लोग अक्सर नाम याद करते हैं जब मैप पे ये पर्टिकुलर न्यूज़ में था, तो हम लोग ये भूल जाते हैं क्यों न्यूज़ में था। तो उसको भी याद रखना है कि ये एक लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट है, उसके लिए ये बीड़ी बीड़ी टर्म है। और यहाँ केन्या की बात हो रही है, फिर साउथ सुडान की बात हो रही है, सोमालिया की भी बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर हम जो सेटलमेंट्स वगैरह है उसका नाम याद रखें, वहाँ पे कौन सी झील है, कौन से पीक है, वहाँ वेल्केनो है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और साथ साथ किस कंट्रीज़ के साथ उसका बॉर्डर है वो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83 नंबर, वो ये है कि 5 कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया एंड उज्बेकिस्तान। अब उसमें ये बोला गया है कि कौन कौन से जो ये जो 5 देश हैं उनमें से कौन कौन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट्स के मेंबर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के स्टेट्स हम लोगों ने नाम, मैंने तो पहले भी सुना है, लेकिन अगर न्यूज़ में किसी ने सुना हो तो मुबारक हो आपको कि आप पढ़ने में एक्टिव हैं। मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी थोड़ी सी, तो शायद मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो इसमें देखिए हम बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की का स्टेट्स हैं, उसके कौन कौन से मेंबर हैं। अब बताइए, जिसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है ऐसा हम लोग को महसूस होता है, और उन सब स्टेट्स के नाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक दूर का एक कोई ब्लॉक है, उसके जो कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं उसके नाम पूछे जा रहे हैं। तो ये चूँकि इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहे होंगे, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। इसीलिए ये न्यूज़ में है, और मेरे ख्याल से ये बुरे तरीके से हो सकते हैं क्योंकि इसमें टर्की का स्टेट का नाम है, तो शायद इसमें टर्की भी मेंबर हो, ये भी हो सकता है। और टर्की से इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो सिलेबस का जो पार्ट है, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ब्लॉक अगर इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा हो, जिसमें इंडिया हो या ना हो, तो आपको उसके लिए उसके मेंबर्स को ध्यान में रखना है। उसका ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, किस कॉन्टिनेंट से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 84 नंबर जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट है गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। दूसरा है केरला हैज़ ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और थर्ड वन इज गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उससे ये पता चलता है, ये जो है स्टेटमेंट है वो नेशनल और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर के जो इश्यूज़ हैं
उससे है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि ग्रीन फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। सॉरी ग्रीन फील्ड की नहीं, इकोलॉजी की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कंजर्वेशन की बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में बोला कि एक लार्जेस्ट सोलर पार्क है, सोलर पार्क है, इसका मतलब कंजर्वेशन की बात हो रही है, प्रोटेक्शन की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या गुजरात के पास सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया में, आपको इसका आंसर देना है। दूसरा, केरला हैज़ ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या ऐसा है? और या फिर तीसरा, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो अगर ऐसे न्यूज़ बिल्कुल न्यूज़ में होते हैं और बिल्कुल करंट अफेयर मटेरियल में कवर होते हैं, आप उसको ढूंढिएगा, आसानी से मिल जाएगा ये आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उस मटेरियल को फॉलो करना छोड़ दीजिए आप, सीधी सी बात है। 85 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो 85 नंबर क्वेश्चन है वो ये पूछा गया, देखिए अब यूएन का एक और जो कन्वेंशन है वो न्यूज़ में है। यूएन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 सेशन में। तो यूएन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, और खासकर उसके जो बॉडीज़ हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं, और जो उसकी कमिटीज़ हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो कन्वेंशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अनक्लोज की बात हो रही है, तो इसमें बोल रहा है कि नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट्स है इस रिगार्डिंग, उसको ज़रा उसमें कौन सा सही है ये बताइए। तो क्या स्टेटमेंट से देख लेते हैं पहले। अब इसको सिलेबस से हमको पहले लिंक करना है। तो सिलेबस में ये है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baseline determined in accordance with the convention। तो यहाँ पर बोला गया है टेरिटोरियल सी कब कहाँ तक माप सकते हैं, कितना एरिया होता है। तो ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो किताब है उसमें साथ दिया हुआ है, तो ये आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। तो क्या ऐसा है, क्या इस नियम ऐसा कोई नियम है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ये भी आपको जो एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, उसके बारे में आपको ये है कि आपको करंट अफेयर मटेरियल में इसको कवर किया जाता है। चलिए ये हो गया, आपको इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। 46 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेनकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। तो सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर सवाल उठ गया है, और सेनकाकू आइलैंड्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर चाइना अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, नॉर्थ कोरिया वहाँ पे है। तो सेनकाकू का जो विवाद है वो अक्सर न्यूज़ में इसलिए आता है क्योंकि ये जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जापान इसे अपना मानता है जबकि चाइना अपना। तो इसको लेकर सवाल यहाँ पर बन गया है, और बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड ये आइलैंड है, बिल्कुल व्यापार के रास्ते पे है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पहला क्या है, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाई ए कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी, क्या ऐसा है? दूसरा है कि चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी, क्या ऐसा है? तीसरा है, ए परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज, क्या ये सही है? चौथा नंबर, दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो मैंस आइलैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मुझे लगता है 20 का सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए, और जो रीजन इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि साउथ चाइना सी यहाँ पर नाम लिया है यूपीएससी ने, तो साउथ चाइना सी हमें उसके अनुसार कोई भी न्यूज़ आए आपको आने वाले समय में, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, चाइना और जापान की बात हो रही है, तो चाइना जापान भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और जापान तो हमारे फ्रेंडली नेशन है, तो इस हिसाब से ये दोनों देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि यहाँ पर ताइवान को लेकर बात हो रही है, और अमेरिकन मिलिट्री बेस को लेकर बात हो रही है, तो अक्सर ये न्यूज़ में आ रहा है पिछले समय से कि ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। तो इस हिसाब से ये जो देश है ताइवान, अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ होता जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देश है ताइवान। साथ साथ सुपर कंप्यूटर के जो और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ताइवान से सप्लाई होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर का बहुत एक तरह से खजाना मान सकते हैं आप।
चौथा है दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो मैंस आइलैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। तो इसमें देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर ऐसे भी सवाल आते रहते हैं, तो आपको इन सब एंगल से आपको तैयारी करनी चाहिए। 87 नंबर कंट्री जो है, 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कंट्री का नाम है, दूसरा है कि ये न्यूज़ में क्यों है पिछले समय में, ये दिया हुआ है जैसे चाड, गिनिया, लेबनान, ट्यूनीशिया। अब इन कंट्रीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोग से वैसा कुछ खास रिलेशन नहीं है इनका। देखिए चाड है, गिनिया है, लेबनान है, ट्यूनीशिया है, ऐसा तो आपने कभी जल्दी सोचा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री या उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए। ये बिल्कुल हम लोग से जिनका रिलेशन नहीं है फिर भी उनको न्यूज़ में थे, इसलिए इसको यूपीएससी ने पूछा है। तो सिर्फ फ्रेंडली नेशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे कंट्रीज़ के भी आते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए न्यूज़ में रहे हों। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है चार्ट के बगल में दिया हुआ है कि सेटिंग ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, क्या वहाँ पे चाइना द्वारा परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप किया जा रहा है। और दूसरा क्या गिनिया के बारे में दिया हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, क्या वहाँ मिलिट्री ने कूक कर दिया है। तीसरा है लेबनान, सीवर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या वहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही है बहुत समय से। चौथा है ट्यूनीशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, कि वहाँ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया है, क्या ऐसा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें ये काम जरूर करना है कि चाहे देश वो छोटा हो, चाहे हमसे रिश्ता रहा हो या ना रहा हो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको हमारे अखबारों ने मेंशन किया है, हमारे न्यूज़ चैनल में मेंशन किया है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसको मैप में ज़रूर देखिए, आप उसके अगल बगल के कंट्रीज़ को भी देखने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन्स ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ एंड कंट्री। तो यहाँ भी देखिए एक तरफ रीजन्स का नाम है, उसके बगल में कंट्रीज़ के नाम से, और पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। लिखा है कि एनाटोलिया, उसके बगल में टर्की दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है अम्हारा, उसके बगल में इथियोपिया दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है कैबो डेलगैडो, उसके बगल में स्पेन दिया हुआ है, फिर चौथा है कैटेलोनिया, फिर इटली दिया हुआ है। कैटेलोनिया तो स्पेन का है, ये मुझे पक्का पता है। तो अगर जो इसमें इसमें ये नहीं पूछा है कि ए बी सी डी करके आंसर मिक्स कीजिए, इसमें लिखा है कि कौन कौन कितने पेयर मैच्ड हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। तो एक नया इसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इसमें डायरेक्ट ये पूछा है कि आप बताइए कितने पेयर मैच्ड हैं। कौन कौन है ये मत बताइए, आप बताइए कौन कौन से कितने पेयर मैच्ड हैं सीधे। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपको कोई भी न्यूज़ आए, तो कोई भी प्लेस न्यूज़ में आए तो उसको आपको देखना है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, क्यों न्यूज़ में है, और कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 नंबर, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके सवाल बनाया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें ये बोला गया है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो ये है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा बोला गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत, जो हमारे भारतीय कानून है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने उसके अंतर्गत क्या वाइल्ड एनिमल्स वो गवर्नमेंट की अकेली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज़ फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। इसमें बोला गया है कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड घोषित किया जाता है तो क्या ऐसा एनिमल जो है वो उस एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में हो या कहीं बाहर भी हो, वो प्रोटेक्टेड इक्वल प्रोटेक्शन उसको मिलता है, क्या ऐसा है। तीसरा ऑप्शन है एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। इसमें बोला गया है कि अगर किसी प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल को एप्रीहेंड किया जाता है और अगर वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर है तो उसके लिए उसको मारा जा सकता है या फिर कैप्चर किया जा सकता है, क्या ये सही है। तो हम जो इंडियन लॉज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके उसके बारे में हमें जानना चाहिए, और वैसे भी जानना चाहिए क्योंकि हमारी जो विविधता है उसको लेके है ये। और हमें बिल्कुल सही बात है, हमें वाइल्ड जो हमारी हेरिटेज है, वाइल्ड हेरिटेज, उसको हमें, और जो फॉरेस्ट हेरिटेज है उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही सब मिलके हमारी इकोलॉजी को बनाते हैं। अगर ये लोग ख़त्म हुए तो हम लोग भी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि बी के बारे में बोला जाता है, जो मधुमक्खी होती है, कि अगर वो लोग ख़त्म हो गए तो इंसान जो है वो शायद 2 साल में ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ मैंने कहीं पर पढ़ा था, या फिर शायद 20 साल।
तो हमें सबको लेके चलना है साथ साथ। 90 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। तो इसमें कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बारे में ये पूछा गया है। ऑप्शन में दे दिया गया है एंट, कॉकरोच, क्रैब और स्पाइडर। तो ये चार जो स्पीसीज के नाम दिए गए हैं उसमें ये बोला गया है कि कौन कौन इसमें फंगी के कल्टिवेटर हैं। तो हमें इस चीज़ को तो इकोलॉजी वाले जो कोई अच्छी बुक हो उसमें अगर ये मेंशन किया गया हो तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई करंट अफेयर से इसका रिलेशन नहीं दिखता है। और अगेन कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोड्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से इसको आप लिंक करके देख सकते हैं। मुझे लगता है ये कि शंकर इन्वायरमेंट जो की बुक है उसकी शायद उसमें हो, या फिर अगर किसी को पता हो किस बुक में है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। 91 नंबर क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं लगती है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर फिर से मैपिंग का क्वेश्चन है। साइट ऑफ अशोका मेजर रोड एडिट से एक तरफ, दूसरा लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। तो अशोका तो ऐसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि उसके हिस्ट्री ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में तो आते ही रहते हैं। तो इसमें धौली, एरागुडी, जौगाड़ा, कलसी, ये चार नाम दिए गए हैं। उसके बगल में दिया गया है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी अशोक के या फिर किसी भी तरीके के अगर साइट को देखते हैं, हिस्टोरिकल है, ऐसे भी कोई भी साइट हो तो आपको मैप में ज़रूर देखना चाहिए, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम के लिहाज से भी वो फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो कहाँ पे कौन सी रॉक, मेजर रॉक एडिक्ट है अशोक की और उसकी कौन सी स्टेट में पड़ती है, वो आपको ध्यान में अगर होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। ऐसे भी हम लोगों ने हिस्ट्री जो ऑप्शनल है उसमें ये डिस्कस किया था कि कौन सी साइट जो पैलियोलिथिक है, कौन सी मेसोलिथिक है, कौन सी मेगालिथिक है, कौन सी बुद्धिस्ट साइट है, कौन सी जैन साइट है, कौन सी पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी हिस्ट्री ऑप्शनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर की, अगर इनको इंटरेस्टेड हो वो प्लीज़ देख सकते हैं उसको। 92 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स में देखते हैं, एक तरफ किंग दिया है, दूसरी तरफ डायनेस्टी दिया है। तो पहले में दिया हुआ है ननुक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय और भोज। और डायनेस्टी में दिया हुआ है चंदेल, परमार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें बोला गया कि कौन से जो राजा है वो किस डायनेस्टी का है, क्या ननुक चंदेल का है, जयशक्ति परमार का है, क्या भोज राष्ट्रकूट का है और नागभट्ट द्वितीय क्या गुर्जर प्रतिहार का है। तो इसमें जो जो पेयर मैच्ड है वो ये पूछा है कि कितने पेयर मैच्ड हैं, एक पेयर मैच्ड है, ये दो पेयर मैच्ड है, ये ऑप्शन में दिया गया है। आपको के हिसाब से हम लोग को टिक करना है। तो अगली बार हम लोग जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे जब अपने हिस्ट्री को, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन सी डायनेस्टी है, कौन सा किंग है उससे रिलेटेड है, उसके जो महत्वपूर्ण किंग है उसका नाम हमें पता होना चाहिए कि इस डायनेस्टी की ये महत्वपूर्ण किंग है। जैसे कि मौर्य वंश के अशोक का नाम आता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, बिंदुसार का नाम आता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 93 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। अब संगम लिटरेचर देखिए यहाँ पर भी आ गया है, तो और हमने हिस्ट्री ऑप्शनल में भी डिस्कस किया था, संगम लिटरेचर को लेकर क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगम लिटरेचर बुद्ध, जैन, भक्ति, ये सब जो सेक्टर हैं, फिर गांधी जी, फिर जो हमारे इन्वायरमेंट का जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैदिक कल्चर इम्पोर्टेंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको गिनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में पूछे ही जाते हैं। अब संगम लिटरेचर को लेके क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है कि संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। तो क्या संगम पोएम्स जो हैं उसमें कोई मटेरियल कल्चर का रेफरेंस नहीं मिलता है। दूसरा है कि द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स। बोला है कि क्या जो वर्ण का जो सोशल क्वालिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है, वो क्या संगम पोएट्स को पता था। तीसरा है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर इथिक। अब संगम पोएम्स में है वो वॉरियर इथिक का उसका कोई नहीं है, यानी कि लड़ाई के बारे में या फिर योद्धा के बारे में कोई वर्णन नहीं है उसका। चौथा है संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। चौथा पूछा है कि क्या संगम लिटरेचर में मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल के तौर पर रिफर किया गया है। तो
क्या ये सही है? तो संगम लिटरेचर के बारे में जब भी हम अगली बार पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उसमें किस तरह की बातें की गई हैं, उसमें किस चीज़ को क्या कहा गया है, मैजिकल के बारे में क्या बोला गया है, उसमें वॉरियर इथिक के बारे में है कि नहीं है, वर्ण सिस्टम के बारे में क्या बोला गया है, वॉरियर कल्चर के बारे में क्या बोला गया है। ये सिर्फ संगम के बारे में नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें, जैसे बुद्ध के बारे में पढ़ें, जैन के बारे में पढ़ें, तो उसमें क्वेश्चन करें कि इसमें किस चीज़ के लिए क्या कहा गया है। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द reign ऑफ। तो योग वशिष्ठ देखिए एक बुक है, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। तो ये कौन से काल के दौरान हुआ, किसके शासनकाल के दौरान? इसमें अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता लगाना है कि कब हुआ था। तो अक्सर देखिए लिटरेचर का ये सवाल है, जीएस पेपर 1 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, इंडियन कल्चरल और हेरिटेज का ये पार्ट है सिलेबस में। तो उसमें हमें ये अब अगली बार से जो भी हम किताब अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हम देखें कि कौन सी जो बुक है किस में ट्रांसलेट की गई, किसने किया और किसके शासनकाल में किया, और उस बुक में क्या लिखा हुआ है, उस बुक को पढ़ के हमें क्या नॉलेज होगा, उसका क्या, उस बुक से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। वो बुक जो है वो हमारी हिस्ट्री को बनाने में कैसे मदद करती है, समझने में कैसे मदद करती है, इन चीज़ों को हमें समझना है। जो 95 नंबर क्वेश्चन है अगला, वो ये है कि द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेंटली रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स ऑफ रामानुज। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज, ये जो कि प्रधानमंत्री ने खुद इनॉग्रेट किया था, इसलिए इसको क्वेश्चन बना दिया गया। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर और आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, और चूँकि उसमें एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स है उसमें, इसलिए आज का पीरियड भी कवर्ड है। वैसे भी रामानुज जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो भक्ति काल थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कवि या फिर कुछ भक्ति सेंट रह चुके हैं ये। अब इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स ऑफ रामानुज। तो टीचिंग्स हमें याद रखनी है, चाहे कबीर की हो, चाहे वो रामानुज की हो, या फिर रामानुजाचार्य की हो, या फिर मीराबाई की हो, या फिर और भी किसी मोहिनी चिश्ती की हो, या फिर सोहरावर्दी की हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है ये है कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज डिवोशन, ये है। दूसरा है वेदास आर इंटरनल इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड वोली अथॉरिटेटिव। तीसरा है लॉजिकल आर्गुमेंट्स वेयर इसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। चौथा है सल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। तो इसमें बोला गया है कि कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो रामानुज की जो टीचिंग्स है उससे मैच करती हैं। तो जब हम लोग रामानुज की टीचिंग्स के बारे में जानेंगे तभी ये चीज़ का आंसर हम अच्छे से दे पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी जो पर्सनालिटी है उसकी जो क्या टीचिंग्स है, उसके क्या कोट्स हैं, उसको हमें ध्यान से देखना है ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। 96 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली inaugurated द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल का भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया, तो आप से ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हैंडीक्राफ्ट को देख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को भेंट कर रहे हैं किसी फॉरेन डिग्नेटरी को कि लीजिए आप ताजमहल का नमूना लीजिए जो हाथ से बना हुआ हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई क्राफ्ट है उसको गिफ्ट कर रहे हो, कोई साल गिफ्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि उस साल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, हमारे क्या सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड यहाँ पर बात आ गई तो उसको क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। इसमें इसमें क्या ऑप्शन में दिया गया है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। क्या ये सही है? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ेगा पता चलेगा, और साथ साथ अगर अखबार आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो उसमें कवर होता है। ऐसे भी जो डीडी न्यूज़ वगैरह जो चैनल होते हैं उसमें ये इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं ये लोग। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाई अल्बरूनी। क्या ऐसा है? अल्बरूनी ने इसका वर्णन किया था क्या? तीसरा है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाई प्रेजेंट एस राधाकृष्णन। तो क्या ऐसा है? तो अगर इन इन चीज़ों को आप फॉलो करें, करंट अफेयर में दिया होगा, दूसरा है कि पेपर में दिया होगा, और तीसरा है कि आप ऑनलाइन जो न्यूज़ होते हैं जैसे डीडी न्यूज़ होते हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो उसमें अक्सर ये लोग कवर करते हैं अच्छे से, प्राइम मिनिस्टर का कोई इवेंट होता है तो उसको ये लोग कवर करते हैं, तो वहाँ से इसको आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
97 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स का क्या इसमें रोल है, इसके बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं शायद वो इसका अच्छे से आंसर दे पाएँ। बाकी मैं होऊंगा तो मैं चूँकि आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे उतना इसका जानकारी नहीं है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें आप इसको कहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं, जनरल साइंस से आप इसको लिंक कर सकते हैं, सीधा सीधा बात है, जनरल साइंस से लिंक कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको मेंस में देखना हो तो अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू आईपीआर से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो आप अगर ये सब न्यूज़ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर स्टैटिक से डायरेक्ट पूछा गया है तो जिन्होंने एनसीईआरटी बायोलॉजी या फिर जो अच्छे से जिन्होंने 10th या 12th तक पढ़ी होगी अपनी बायोलॉजी को, वो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अगर करंट अफेयर में आया होगा, मेरा ध्यान नहीं है इसे, अगर करंट अफेयर में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर देन दोज मेड बाई ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। दूसरा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। तीसरा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं क्या वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो ह्यूमन मेड हैं जो नैनो पार्टिकल्स, उसको छोड़ के और कोई जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है नैनो पार्टिकल्स सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। तो क्या कुछ जो मेटेलिक ऑक्साइड्स के जो नैनो पार्टिकल्स हैं क्या उनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। तीसरा है कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, क्या ऐसा है। तो ये चीज़ आपको करंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएगी, आपको करंट अफेयर में आया है वहीं से इसको क्वेश्चन को बनाया गया है, या फिर किसी एडिटोरियल कमेंट में इसको मेंशन किया होगा। तो ये अगर आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा इन दोनों चीज़ों को तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एडिटोरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन और साथ साथ करंट अफेयर मैगजीन को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू। तो डीएनए बारकोडिंग को लेकर सवाल है। अब इससे पहले हम इसको आगे डिस्कस करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दें, लाइक करें या डिसलाइक करें, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें क्यों किया आपने ऐसा और क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो इससे हमें हिम्मत मिलती है और इससे हमें कंटेंट को और अच्छा बनाने में मदद मिलती है। और अगर आपको आगे की अपडेट चाहिए तो बताना नहीं पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब कर देना है। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से, आगे भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे इस चैनल पे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो पहला जो इसमें डीएनए बारकोडिंग को लेकर सवाल है, डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू। तो पहला ऑप्शन जो है एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। दूसरा है डिस्टिंग्विश एमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। तीसरा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। तो डीएनए बारकोडिंग को लेकर सवाल है, ये आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में मिल जाएगा। तो उसमें ये चीज़ आपको पता लगाना है कि जब डीएनए बारकोडिंग या फिर ऐसा ही कुछ नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की बात हो तो उसके कॉजेज, इफेक्ट, एप्लीकेशंस, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो 100वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है ओजोन, चौथा है सल्फर ऑक्साइड। इन चार गैसों के नाम दिए गए हैं। उसमें पूछा है कि एक्सेस ऑफ विच ऑफ द एबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का कारण कौन बनता है जब इनमें से कोई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो चार गैसेज हैं, चार कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इनमें से किसकी अधिकता से एसिड रेन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि जब भी कोई गैस का नाम है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या वो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर रहा है। जैसे मीथेन के बारे में सवाल पूछ लिया गया था, सीएनजी को लेकर पूछ लिया गया था, उसी तरह से आगे एलएनजी के बारे में पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये एसिड रेन के बारे में पूछ लिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए इस तरह से हमने ये 2022 का जो प्रीलिम क्वेश्चन
है जो प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ का 2022 का यूपीएससी आईएएस, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे जो है 2021 का पेपर उठाएंगे। हम एक साल पीछे चलते जाएंगे और ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, शायद 2013 या 14 तक हम लोग कवर करेंगे, ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यूपीएससी सवाल बनाती है और हम किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाएँ पढ़ते वक्त, और किस तरीके से हमें पढ़ना है वो भी हमें पता चले। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और कुछ भी सजेशन हो आप ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।